Hello everybody, welcome to Chetan Malik classes. Myself CA Shivali Agrawal. In CA Foundation I am taking law and in CA Inter I am taking law and audit. So how is your revision going guys? I hope अच्छा चल रहा होगा. So today what we have to revise, कौन से ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना है, कौन से चैप्टर के लॉ ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना है, पार्टनरशिप की यूनिट नंबर 2 दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स. हमने उस दिन यूनिट 1 करी थी जिसमें हमारे पास 4 बातें आई थी. पार्टनरशिप के फीचर्स आए थे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स आई थी, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आए थे और मेरे पास क्या आई थी, पार्टनरशिप डीड आई थी. अब मेरे पास कुछ बातें आएंगी रिलेटिंग टू रिलेशन ऑफ पार्टनर्स. अब पार्टनरशिप बन गई है, पार्टनरशिप के फीचर्स मेरे सामने आ गए हैं. अलग अलग तरीके की पार्टनरशिप्स भी मुझे पता है, कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं वो भी मुझे पता है. जब लिख के पार्टनरशिप का अग्रीमेंट करते हैं उसे डीड बोलते हैं ना मैम, वो भी मुझे पता है. अब मैम पता है मुझे क्या करना है कि रिलेशन क्या होता है. अगर 6 पार्टनर्स एक साथ हैं तो मैम उनके क्या क्या राइट्स हैं, मैम उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं. मैम अगर उन पार्टनर्स में कोई चेंज आता है, लेट्स से कोई बाहर जाता है, कोई अंदर आता है, कोई इनकमिंग है, कोई डेथ है, कोई इंसॉल्वेंसी है, कोई आउटगोइंग है, तो मैम पार्टनरशिप में जो राइट्स और ड्यूटीज हैं क्या वो चेंज होते हैं. मैम फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का क्या मतलब होता है. मैम क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं पार्टनर्स के पास, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड हो. तो ये पर्टिकुलर यूनिट इन सारी बातों के बारे में बात करती है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जिससे केस स्टडी आने के चांसेस हैं. तो एक एक टॉपिक मेरे साथ अच्छे से रिवाइज करना है, दिल से रिवाइज करना है और उसके बाद बैठ के जब मेरे साथ रिविजन हो जाए बुक में पीछे जितने भी केस लॉज हैं वो सारे के सारे देखने हैं और मेक श्योर करना है कि हर केस लॉ तुम्हें आता है. क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो. सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने आता है वो क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स उनके क्या क्या राइट्स होते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने आता है, जरा एक बार राइट्स भी देखो और ड्यूटीज भी देखो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं. याद करने की कोशिश करो हमने राइट्स कैसे किए थे और हमने लायबिलिटीज कैसे की थी. हाँ जी, क्या राइट्स हैं पार्टनर्स के. पार्टनर के पास ना ये राइट होता है कि जब भी बिजनेस में पार्ट हो कर रहे हैं, जब भी कंडक्ट हो रहा है बिजनेस में कुछ भी, वो क्या कर सके ना, वो उसमें पार्ट ले सके. टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. जो भी कंडक्ट हो रहा है बिजनेस में उसमें पार्ट ले सके. उसका राइट होता है कि आप उसकी राय लो. उसका राइट होता है कि वो बुक्स को एक्सेस कर सके जहां पे अकाउंट्स बन रहे हैं. बुक्स से उसे पता चलेगा कि उसका प्रॉफिट कितना है जो उसको शेयर करना है, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलना है, उसने कोई एडवांस दे रखा है तो उस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलना है, और राइट टू बी इंडेमनिफाइड, भरपाई कराने का राइट भी पार्टनर के पास होता है. पार्टनर तुम्हारे पास राइट है कि बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसको तुम कंसल्ट कर सको. ठीक है, पार्टनर तुम्हारे पास राइट है कि तुम्हारे से सब राय. पार्टनर तुम्हारे पास राइट है कि तुम एक्सेस कर सको. बुक्स को एक्सेस कर पाओगे तो तुम्हारे पास राइट आएगा कि तुम प्रॉफिट में शेयर ले सको, कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सको, अपना एडवांस पे इंटरेस्ट ले सको, और तुम्हारे तरफ से अगर कोई भी पार्टनरशिप के टुवर्ड्स कोई पैसा गया है तो वो इंडेमनिफाई किया जाएगा. पार्टनर राइट्स तो दे दिए. क्या राइट्स दे दिए कि बिजनेस में पार्ट लेना, पार्टनर तुम्हारी राय ली जाएगी. पार्टनर तुम बुक्स को देख सकते हो, बुक्स को देख के तुम प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकते हो, एडवांसेस पे इंटरेस्ट ले सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी कुछ ड्यूटीज आती हैं. पार्टनर काम वो करना जो पार्टनरशिप की कॉमन ग्रेटेस्ट एडवांटेज हो, पार्टनरशिप की कॉमन मिलके सबसे ज्यादा एडवांटेज हो, ये ड्यूटी है. ऐसा काम अगर तुमने कोई भी फ्रॉड किया तो उसके लिए जो पार्टनरशिप फर्म को नुकसान होगा ना उसकी भरपाई करना.
और पार्टनर केयरफुली एक्ट करना। दैट डज नॉट मीन कि अगर बाकी पार्टनर्स हैं तो तुम नेग्लिजेंटली काम करोगे। पार्टनर तुम क्या करना, एक्ट डिलिजेंटली करना। कंपीटिंग बिजनेस कैरी मत करना। जब मेरे साथ काम कर रहे हो कंपीटिंग बिजनेस कैरी मत करना। करते हो तो वहां के प्रॉफिट्स देना, और अगर नॉन कंपीटिंग बिजनेस करते हो तो अगर मेरी फर्म को तुम्हारी वजह से कोई डैमेजेस हो रहे हैं ना तो वो मुझे। पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट मत कमाना। पार्टनर रेम्यूनरेशन सैलरी क्लेम मत करना। पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट मत कमाना। पार्टनर रेम्यूनरेशन क्लेम मत करना। तो ये क्या है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज क्या होती है। नॉर्मल आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अदरवाइज केस स्टडी नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है राइट एंड ड्यूटीज आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले मेरे को ये बात पर डिस्कशन करना है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई है इसका क्या मतलब है। फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई है इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना है। फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई है इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास कितने हैं पार्टनर्स, ये हमारे पास 6 पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर टायर हो गया, कितने बचे, 5 बचे। क्या जो इन 6 के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या जो इन 6 के बीच में पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई, खत्म हो गई। इन 6 के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई। अब पार्टनरशिप किसके बीच में हो गई, इन 5 के बीच में पार्टनरशिप हो गई। तो इससे हुआ क्या, क्या पार्टनरशिप जो फर्म थी वो डिसॉल्व हुई, नहीं। इससे क्या हुआ, इन 6 लोगों के बीच में जो आपस में रिश्ता था ना, जो आपस में पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो गई, और अब क्या रह गए, अब ये लोग 5 रह गए। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, बदल गया। तो इसको हम कहते हैं कि फर्म को कुछ असर नहीं हुआ। फर्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, माने के उसमें जो 6 लोग थे अब वो 5 रह गए। तो हुआ क्या, फर्म नहीं खत्म हुई, फर्म की जो बनावट थी, फर्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जो राइट्स वो ड्यूटीज 6 के पास थी, क्या वही राइट्स वही ड्यूटीज 5 के पास अभी भी रहेंगे। हाँ मैम, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो चेंज हुआ है। जो इसके पास सारे राइट्स थे, बुक्स को एक्सेस करने का, प्रॉफिट शेयर करने का, कैपिटल इंटरेस्ट पे लेने का, इंटरेस्ट लेने का कैपिटल पे, एडवांस पे इंटरेस्ट लेने का, राय लेने का, बिजनेस में पार्ट लेने का, क्या वो राइट या सारी ड्यूटीज बदली जाएंगी कब, अगर ये 6 से 5 हो गए, नहीं। अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन, फर्म की बनावट बदल रही है, मैम फर्म की बनावट कैसे कैसे बदल सकती है। ये 6 थे ना, एक आ गया, फर्म की जो 6 लोगों की बनावट थी क्या वो बदल गई, हाँ अब 7 की हो गई। इनमें से एक ना इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या अब 6 जो थे वो 5 हो गए, हाँ। इनमें से एक को ना किक करके निकाल दिया गया, तब भी क्या पार्टनरशिप फर्म की, इस फर्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो बनावट थी, क्या वो बदली या फर्म ही समाप्त हो गई। जो उसकी बनावट थी ना वो क्या हो गई, वो समाप्त हो गई और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई, यानी फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदल गई। लेकिन फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से क्या राइट्स और ड्यूटीज बदले जाएंगे, ना बेटा। फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से राइट्स और ड्यूटीज नहीं बदलते। क्लियर। Rights and duties after change in constitution of partnership firm remain same. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे 6 लोगों का बदल सकता है, किसी पार्टनर के आने से, किसी के जाने से, किसी के मरने से, किसी का दिवालिया निकलने से, किसी को निकाल देने से, या अगर कोई अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है, किसी और को अपनी प्लेस पे ला देता है, तब भी अगर मेरी जगह कोई और आता है तब भी क्या माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बदली ही बदली है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो 3 टॉपिक्स किए हमने, क्या है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, क्या है ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से राइट्स और ड्यूटीज में कोई फर्क आता है, नो मैम। मैम कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब है जब फर्म की जो बनावट है वो बदल जाती है। फर्म को कुछ असर नहीं होता लेकिन फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाती है, और वो कैसे बदल सकती है, वो बदल सकती है किसी के आने से, किसी के जाने से। अब जा बहुत सारे कारणों से सकता है, रिटायर हो गया, निकाल दिया गया, भगवान ने बुला लिया, दिवालिया निकल गया, या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करके चला गया। इन्हीं सभी वजहों से क्या होगा, जो फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल जाएगी लेकिन राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। क्लियर हुई ये बात 100%।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे सामने जो हैं, अगर मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म में किसी को एडमिट करना है, किसी को लेकर आना है, तो उसके लिए मुझे 2 लोग हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। अगर किसी को लेकर आना है तो मुझे यूनैनिमस कंसेंट चाहिए। तो मुझे यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, मतलब मुझे सबका कंसेंट चाहिए। मुझे एक यूनैनिमस कंसेंट चाहिए कि दोनों लोग राजी, तब आएगा कोई तीसरा हमारे बीच में, ठीक है। तो अगर किसी का एडमिशन कराना है तो यूनैनिमस कंसेंट। 4 लोग हैं और यह है पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी मर्जी से सारी पार्टनरशिप चल रही है। तो ये कहता है मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, विल की पार्टनरशिप है, तो बस ये नोटिस देगा चुपचाप और यहां से चलता बनेगा। मैं तो रिटायर हो रहा हूं, पार्टनरशिप एट विल है, मैं तो पार्टनरशिप को खत्म भी कर सकता हूं अपनी विल पे, लेकिन मुझे रिटायरमेंट लेना है, मैं नोटिस देके यहां से जा रहा हूं। पहला पॉइंट। या फिर इनके अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि एट द एज ऑफ 58 आप रिटायर हो जाओगे। तो अगर ये मना भी करता है तो इस अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि आप 58 पे रिटायर हो जाओगे, तो आप यहां रिटायर हो जाओगे। अदरवाइज क्या चाहिए, अदरवाइज यूनैनिमस कंसेंट चाहिए रिटायर होने के लिए भी। अदरवाइज क्या चाहिए, यूनैनिमस कंसेंट चाहिए रिटायर होने के लिए भी। सो फॉर रिटायरमेंट हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सिंपल सा नोटिस पकड़ाओ और चलते बनो, अगर पार्टनरशिप एट विल है। अगर आपके अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली कुछ लिखा हुआ है ना बेटा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, वरना यूनैनिमस कंसेंट चाहिएगी, वरना यूनैनिमस कंसेंट चाहिएगी। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर बाहर जा रहा होता है उसका क्या राइट है, उसका राइट है कि वो बिजनेस कैरी कर सके, वो बाहर जाके बिजनेस कैरी कर सके, और जब तक उसके अकाउंट सेटल नहीं हो जाते, जब तक उसके अकाउंट सेटल नहीं हो जाते, वो तब तक अपना प्रॉफिट लेता रहे या 6% इंटरेस्ट लेता रहे, तब तक वो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर किसी को निकालना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। अगर किसी को निकालना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। कौन सी 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है? पहली बात, जो निकाला जा रहा है वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट, पार्टनरशिप के हित में निकाला जाना चाहिए। यहां से आती है केस स्टडी कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे, ए बी को सी से चिढ़ थी ड्यू टू एनी रीजन, और वो उसको दोनों मिलके मेजॉरिटी निकाल सकती है ना, दोनों मिलके बिना किसी वैलिड रीजन के उसको निकालना चाहते थे। क्या वो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, बिकॉज एक्सपल्शन के लिए, निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो पार्टनरशिप के हित में होना चाहिए। आप किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं, अच्छी भावना से कि ये हमारी पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, उसको निकाल रहे होने चाहिए, और मेजॉरिटी चाहिए। 4 लोग हैं तो 3 लोग करें, 6 लोग हैं तो 5 लोग करें, या 4 लोग करें, मेजॉरिटी चाहिए, तभी जाके वो क्या हो सकता है, निकल सकता है। एक्सपल्जन में तीनों चीजें कौन सी? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, गुड फेथ एंड मेजॉरिटी। क्लियर हुई बात? 4 बातें कौन सी आ गई हमारे सामने? एडमिशन, यूनैनिमस कंसेंट, रिटायरमेंट में 3 ऑप्शन, एट विल है तो चले जाओ, एट विल है तो चले जाओ, अग्रीमेंट में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग चले जाओ, और अगर कुछ नहीं लिखा तो यूनैनिमस कंसेंट। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, निकालना है लात मार के तो इंटरेस्ट में होना चाहिए पार्टनरशिप के, तभी लात मार सकते हो, मेजॉरिटी लात मारेगी तभी निकलेगा, और गुड फेथ में होना चाहिए। अब 2 बातें आती हैं, फर्म को खत्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं करना, फर्म को ही खत्म करना है, डिसॉल्व करना है। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कहो भैया मुझे फर्म को डिसॉल्व करना है, काम को खत्म करो। लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो फिर से यूनैनिमस कंसेंट ही चाहिएगा, हर चीज में यूनैनिमस कंसेंट चाहिए एक्सेप्ट एक्सपल्जन, क्योंकि एक्सपल्जन में एक तो निकल ही रहा है ना, यूनैनिमस कंसेंट तो आ ही नहीं सकता, तो वहां क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए। लास्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसॉल्वेंसी और डेथ। किसी भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई या कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जनरली तुम क्या कहोगे? मैम जो बाकी के 5 पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप को चला सकते हैं, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बदलेगी ना, वो चला सकते हैं, फर्म थोड़ी डिसॉल्व होगी। लेकिन लॉ क्या कहता है?
लॉ कहता है कि अगर कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म को खत्म कर दो। ऐसा हो गया फर्म के साथ, फर्म को खत्म कर दो। लेकिन मैम ये तो कोई बात ही नहीं हुई, बाई चांस किसी की इनजेन्युइनिटी से किसी की डेथ हो गई या किसी की गलती से उसका दिवालिया निकल गया तो हम 5 लोग जो इतनी अच्छी फर्म को चला रहे हैं वो क्या फर्म को खत्म कर दें? अच्छा, लॉ क्या कहता है? ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने अग्रीमेंट में ना ये बात पहले दिन लिख दो। मैम क्या बात पहले दिन लिख दें? ये बात पहले दिन लिख दो कि अगर इन केस की कोई इंसॉल्वेंट होता है और किसी की डेथ होती है तो हमारी फर्म खत्म नहीं होगी। क्योंकि लॉ क्या कहता है कि इंसॉल्वेंट हुआ कोई, किसी की डेथ हुई, फर्म को खत्म कर देना। बट हम ऐसा नहीं चाहते तो हम अपने अग्रीमेंट में लिख रहे हैं ना कि कोई इंसॉल्वेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई तो हमारी फर्म खत्म नहीं होगी। जनरली लॉ क्या कहता है कि वो खत्म हो जाएगी। अच्छा बताओ, जब तुम इंसॉल्वेंट होते हो क्या पब्लिक नोटिस देना होता है? नहीं। जज कहता है ना इसका दिवालिया निकल गया, वही नोटिस होता है। जब तुम डेथ हो जाते हो तब क्या तुम कहते हो कि मेरी डेथ हो गई, नोटिस देते हो क्या? नहीं, वो अपने आप में एक नोटिस होता है, तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 टॉपिक्स हो गए हमारे बेटा। कौन से? राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है माइनर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या माइनर को आप एज पार्टनर एडमिट कर सकते हो? जिसने मेरे से क्लासेस ली हैं उसे तो ये बात अंदर तक पता है कि मैम माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। कोई कुछ भी कहता रहे तुमसे, आज बाकी भी सुन लो जो रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं कि पार्टनर कभी नहीं बन सकता माइनर, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और माइनर कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए तैयार नहीं होता। मैम लेकिन बहुत जगह लिखा होता है माइनर कैन बी एडमिटेड। यस, माइनर एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप के बेनिफिट्स उठाने के लिए। माइनर को एडमिट कर सकते हो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स उठाने के लिए आप उसको एडमिट कर सकते हो, बिकॉज यू आर सीइंग फ्यूचर इन दैट माइनर। आप कहो कि आज के दिन ना मैं तुम्हें एडमिट कर रहा हूं जिससे तुम बेनिफिट्स ले लो, ये मत कहो कि मैं उसे पार्टनर बना रहा हूं, क्योंकि पार्टनर वर्ड आते ही लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो तुम क्या कहो, मैं माइनर को फॉर द बेनिफिट्स ऐड कर रहा हूं। और क्या मैं अपने बलबूते ऐड कर सकता हूं माइनर को? नहीं, यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, तब जाके क्या होगा, माइनर एडमिट होगा एज पार्टनर। नो मैम, माइनर एडमिट होगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सारे राइट्स मिलते हैं माइनर को। जब उसका मन करे वो अपना प्रॉफिट लेके, अपना असेट्स में शेयर लेके निकल सकता है। उसका मन करे वो बुक्स को एक्सेस कर सकता है। देखो लिखा है ना, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी शेयर कर सकता है, बुक्स को एक्सेस कर सकता है, जब चाहे अपना कनेक्शन सेवर कर सकता है। उसके पास ऑप्शन होता है कि जब वो मेजर हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। ये उसके ऑप्शन पर होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब कुछ बातें आती हैं आगे की कि माइनर की क्या क्या लायबिलिटीज होती है। माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। बिफोर मेजॉरिटी सिर्फ उतनी लायबिलिटी है जितना प्रॉफिट या प्रॉपर्टी उसकी हम लोग ले रहे हैं। बिफोर मेजॉरिटी ओनली एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, पर्सनली लायबल नहीं होता। मेजर होने के बाद ये पॉइंट एक आता है, ध्यान से सुनना, जिस दिन वो मेजर हुआ उसके 6 महीने में उसे डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं चाहता। बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग कि अब तक ये बेनिफिट्स उठा रहा था तो ये पार्टनर बन के लायबिलिटीज लेता भी है या नहीं लेता। 6 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिस देना होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिस देना होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। अगर वो 6 महीने तक नोटिस नहीं देता तो मान लिया जाता है कि वो पार्टनर है, अज्यूम कर लिया जाता है कि वो पार्टनर है। यहां पर वो कह देता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो अपना कनेक्शन हटाओ और जितनी भी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में तुम्हारा राइट था वो लेकर चले जाओ। लेकिन यहां पर अगर वो कहता है कि मुझे पार्टनर बनना है, तो उस केस में क्या करना होगा,
कहता है मुझे पार्टनर बनना है, तो उस केस में क्या करना होगा, आपके ऊपर जो आप प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो तो करोगे ही, लायबिलिटी आ जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि अब आप पार्टनर बन रहे हो तो लायबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटी किस दिन से आएगी, जिस दिन वो पार्टनर बनने को कहता है उस दिन से ना, जिस दिन वो पार्टनर बनने को कहता है उस दिन से ना। नो मैम, मैम जब से वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट हुआ था ना मैम, तब से उसके ऊपर क्या आ जाएगी, लायबिलिटी आ जाएगी। जब से वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट हुआ था तब से उसके ऊपर क्या आ जाती है, लायबिलिटी आ जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी माइनर के राइट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि माइनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट 100%। फिर मेरे पास कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं, आओ फटाफट इन्हें देखते हैं। क्या पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो उसकी प्रॉपर्टी में है, जो प्रॉफिट में है, वो ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, यूनानिमस कंसेंट से ट्रांसफर कर सकता है। जो नया पार्टनर आता है वो प्रॉफिट और असेट्स में पार्ट ले सकता है, लेकिन वो अलाउ नहीं होता उसको कि वो बिजनेस में पार्ट ले, अकाउंट्स को देखे या बुक्स को इंस्पेक्ट करे। क्या हम नोटिस देते हैं एक एक्टिंग पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को? अगर 4 लोग पार्टनर्स हैं और ये एक्टिव पार्टनर है, नोटिस इसको दिया गया तो मान लिया जाएगा कि नोटिस पूरी फर्म को दे दिया गया है, मान लिया जाएगा कि नोटिस पूरी फर्म को दे दिया गया है। लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटीज थर्ड पार्टी की तरफ कैसी होती हैं? कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो कैसी होगी, जॉइंट भी होगी और सेवरल भी होगी, जॉइंट भी होगी और सेवरल भी होगी। किसी भी पार्टनर ने सिविल टॉर्ट किया, सिविल टॉर्ट का क्या मतलब है, इंजरी पहुंचा दी किसी और को जो विद इन द लिमिट थी पार्टनरशिप के, कि हाँ हमने ये करने को कहा था, ओ हार्म पहुंच गया, कोई नहीं हम फुलफिल कर देते हैं। या फिर फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया है, तो जितना पार्टनरशिप फर्म की अथॉरिटी में रहते रहते हो रहा है उसके लिए तो फर्म लायबल होगी, बाकी के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे सामने आए। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है दैट इज अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर आती है हमारे सामने। पार्टनर, तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या हक हैं? कुछ ऐसी पावर्स हैं जो तुम, ध्यान से सुनना, इससे केस स्टडी आ जाती है, फिर तुम कहते हो मैम जरा मेरे को अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एक्सप्लेन कर दो ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स में क्या है, कुछ अथॉरिटीज मेरे पास ऐसी होंगी जिनको एक्सरसाइज करने के लिए मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। वो अथॉरिटीज को कहा जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटीज, उनको करने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो मुझे किसी से पूछने की जरूरत है, यानी कि कुछ अथॉरिटीज कैसी हैं, कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो एक्सप्रेस करूंगी बाकी पार्टनर्स को, तब मुझे वो चीज करने दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई भी आपस में डिस्प्यूट हो रहा है और वो आर्बिट्रेटर जो डिस्प्यूट को सुलझाता है उसके पास सबमिट करना है, तो हीरो मत बनना। याद है ना, ये हमने क्लास में किया था, तो हीरो मत बनना। अगर डिस्प्यूट सबमिट करना है तो क्या करना, अगर डिस्प्यूट सबमिट करना है तो सबसे पूछना। इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना है या बेचना है तो सबसे पूछना। फर्म के बिहाफ पे अपने नाम पे अकाउंट खोलना है या फर्म के बिहाफ पे आपको पार्टनरशिप में एंटर होना है, तो बनना लेकिन सबसे पूछना। आपको कोर्ट से कोई केस विड्रॉ करना है, कोई लायबिलिटी एडमिट करनी है, कुछ रेमिशन करना है, तो सबसे पूछना। हम 3 चीजें देखो, 1 2 3 4 5 6 7, डिस्प्यूट सबमिट करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है या ट्रांसफर करनी है, फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से अकाउंट खोलना है या फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर होना है, कोर्ट में किसी की लायबिलिटी कम करनी है,
कोई लायबिलिटी एडमिट करनी है या विड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। ये होती है हमारी क्या, एक्सप्रेस अथॉरिटी। इन 7 एक्सप्रेस अथॉरिटी के अलावा माना जाता है कि बाकी सारी अथॉरिटीज कैसी हैं, बाकी सारी अथॉरिटीज इंप्लाइड हैं। बाकी सारी अथॉरिटीज कैसी हैं, बाकी सारी अथॉरिटीज इंप्लाइड हैं। दैट मीन्स आप बिना पूछे कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है ना, आप एक्सप्रेस अथॉरिटी को इंप्लाइड कर सकते हो और इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। माने कि मैम इसका क्या मतलब, माने कि क्या कि जो बात आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा। पार्टनर्स ने क्या किया, रिलैक्सेशन दे दी कि मिस्टर एक्स को अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पर भी समझ आती है तो वो खरीद सकते हैं, उनको सबसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या पार्टनरशिप ने इस एक्सप्रेस अथॉरिटी को उनकी लीनियंट कर दिया कि आपके लिए ये इंप्लाइड है, आप बिना पूछे कर सकते हो? यस, तो ऐसे पार्टनरशिप में हो सकता है। और पार्टनरशिप में पता है कि मैं बहुत ज्यादा बोरोइंग्स कर लेती हूं, जो कि मेरी इंप्लाइड पावर है, इंप्लाइड अथॉरिटी है, तो मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप बोरोइंग नहीं कर पाओगे। तो इंप्लाइड को एक्सप्रेस कर दिया गया, एक्सप्रेस को इंप्लाइड कर दिया गया। अब क्या हुआ, पार्टनर्स ने मुझ पे एक क्या लगाई, एक कंडीशन लगा दी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप बोरो नहीं कर सकते। मैंने फिर भी मिस्टर ए से जाके 50 लाख बोरो किए, मिस्टर ए को नहीं पता था कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं, उन्होंने मुझे दे दिए, मैं लायबल रहूंगी। लेकिन अगर मिस्टर ए को पता था कि मैं क्या हूं, मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, तभी भी उन्होंने दे दिए, तो उनकी गलती। तो क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या करी जा सकती है, लीनियंट की जा सकती है। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या करी जा सकती है, और टाइट करी जा सकती है। दिस इज अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। कौन सी हैं हमारे पास? 7 एक्सप्रेस अथॉरिटी। जरा बताओगे? डिस्प्यूट को सबमिट करना आर्बिट्रेटर के पास, इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, फर्म के बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन करना या फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप में एंटर करना, कोर्ट से कोई चीज विड्रॉ करना, किसी का अमाउंट कम करना या अपनी कोई लायबिलिटी एडमिट कर लेना। इन सब के लिए पूछना ही पूछना पड़ेगा। 100% बात हमारे माइंड में गई। तो मैम यहाँ तो ना पूरे बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। यूनिट 2 में हमारे पास पहले राइट्स आई, फिर हमारे पास ड्यूटीज आई, फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, माइनर आया, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट आया, नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर आया, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी आई और अथॉरिटी आई। राइट्स एंड ड्यूटीज अलग बात, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अलग बात। यहां पे इससे एक्सपल्जन से केस स्टडी, माइनर से केस स्टडी प्लस डीक्यू, अथॉरिटी से डीक्यू प्लस केस स्टडी, ये आने की पूरी संभावनाएं हैं। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है इन एनी केस। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछो ऑन 8448466058। दिस इज माय नंबर, ठीक है। और अच्छे से अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और लॉ ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए मिलते हैं विद आवर यूनिट नंबर 3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।